इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के भाग सेकंड में भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में संविधान सभा ने जिन सिद्धांतों के आधार पर संविधान का निर्माण किया उसके दो प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है सहमति और समायोजन का सिद्धांत। ग्रेम नील ऑस्टिन ने भारतीय संविधान में जो समायोजन का जो विचार है उसके बारे में कहा था कि जो संविधान है उसमें जो समायोजन का सिद्धांत है वह समाहित किए जाने वाले जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में लागू किया था। यानी संविधान में जो जो सिद्धांत समाहित किए जाने हैं उनके संदर्भ में समायोजन का सिद्धांत लागू किया गया, जबकि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो सहमति के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई गई। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सहमति का सिद्धांत। सहमति का सिद्धांत प्रस्तुत है संविधान सभा की जो निर्णय प्रक्रिया है उसकी विशिष्टता थी। भारतीय संविधान निर्माता इस शाश्वत सत्य से परिचित थे कि संविधान को यदि जन जन के लिए स्वीकार बनाना है, सभी का विश्वास अर्जित करना है और सभी का समर्थन प्राप्त करना है, तो संविधान में जो लोकप्रियता का सिद्धांत है वो आम सहमति का सिद्धांत संविधान के में सम्मिलित किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में अपनाना होगा। इस आम सहमति तक पहुंचने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। अब तो विरोधियों के विचारों को सुनने, उनको जानने के पश्चात उन पर लंबा वाद विवाद होता था और अपने अपने पक्ष में तर्क और वितर्क दिए जाते थे। यदि कोई मत अस्वीकार भी किया जाता था तो उसके बाकायदा कारण बताए जाते थे। बहुमत के शासन की तरह नहीं कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसका प्रस्ताव ही पारित हो जाए, बल्कि अल्पसंख्यकों या किसी भी एक संविधान सभा के एक सदस्य, एक मत या एक विचार को भी बड़ी गंभीरता से सुना जाता और उसके पक्ष और विपक्ष पर तर्कों के पश्चात उस पर निर्णय लिया जाता, जो निर्णय आम सहमति का था। यदि अस्वीकार किया जाता तो उसे बाकायदा कारण बताए जाते थे। नेहरू जी ने इसीलिए संविधान निर्माण में सहमति के प्रति निष्ठा के आधार पर करने की बात को स्वीकार किया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर निर्णय लेते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, जिनमें सबसे जो लोकप्रिय है या चर्चित है वह है भाषा संबंधी विचार। चूँकि भारत विविधता का देश है और भाषा के संदर्भ में भी भारत में बहुत सारी भाषाएं प्रचलित है, तो किस भाषा को राजभाषा बनाया जाए, इसके संबंध में अनेकों विचार थे। प्रमुख रूप से पहले से चली आ रही अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए या हिंदी भाषी प्रदेशों की तरफ से मांग उठी कि हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भारत हिंदी बहुल देश है या हिंदी देश के अधिकतर भागों में पढ़ी जाती है, सुनी जाती है या समझी जाती है। लेकिन इस मत पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। ऐसे इस प्रश्न से जुड़ी हुई जनभावनाएं थी। उत्तर दक्षिण का मामला था। दक्षिण में अंग्रेजी राजभाषा के रूप में प्रचलित है और उत्तर के जो राज्य है वो हिंदी भाषी है, तो दोनों में समन्वय करना
बहुमत से निर्णय लेना इस पर संभव नहीं था। इसलिए विरोधियों ने आपस में बैठकर विचार विमर्श करके और इस समस्या को सुलझाया। अत्यंत सतर्कता और सावधानी से कदम उठाना आवश्यक था। इसीलिए इस विषय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मतदान या मत प्रक्रिया के द्वारा निर्णय कराना उचित नहीं समझा। भाषा के सही फार्मूले तक पहुंचने के लिए संविधान सभा को 3 वर्ष लग गए थे लगभग, और कई हिंदी जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश की जो मौजूदगी है वो निर्णय प्रक्रिया उनके कारण कठिन थी, लेकिन मध्यम मार्ग निकाला गया और जो सहमति का सिद्धांत है, अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी सरकारी कामकाज की भाषा या जिसे राजभाषा कहते हैं उसको बनाया। दूसरा सवाल जो सहमति के सिद्धांत से प्रासंगिक है वो है संविधान का संघीय स्वरूप। भारत की संघीय व्यवस्था से संबंध में जो निर्णय लिया गया वो एक उत्कर्ष सहमति सिद्धांत का उदाहरण है कि भारत जो कि विविधताओं का देश है, विविध भाषी, धर्म, जाति, प्रदेश आदि के आधार पर भारत में बहुत विविधताएं हैं, और इन सब प्रदेशों को एक संघ के ढांचे के नीचे रखना और सबको एकीकृत रखना और सभी की सहमति के आधार पर उसमें विषयों का बंटवारा करना और उन पर सहमति लेना बहुत कठिन काम था। संविधान सभा को यद्यपि 2-2.5 वर्ष लगे, इसमें लगभग 2 वर्ष मान लीजिए, लेकिन इसमें सभी संघ शासित प्रदेशों से, प्रांतों से, देशी रियासतों से, जब तक कि वो एकीकरण की प्रक्रिया में नहीं आ गई थी, सबसे लंबा विचार विमर्श किया गया और प्रारूप समिति, संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय समिति सभी ने अलग समय समय पर बैठकें की और प्रांतीय नेताओं और मंत्रियों के सम्मुख इसको विचार को प्रकट किया गया, मंत्रणा की गई। तब जाकर इस प्रमुख विचारणीय मुद्दे इस प्रकार थे कि शिक्षा के क्षेत्र में समान राष्ट्रीय मानक अपनाए जाएं, राज्यों की सीमा से गुजरने वाले जो रेल वे है उसकी सुरक्षा से संबंधित प्रश्न, प्रांतीय सरकारों की शक्तियों से संबंधित प्रश्न, संकटकालीन प्रावधान। तो सहमति से लिए गए निर्णयों में के बारे में जो बीजी खैर संविधान सभा के सदस्य थे उनका कहना है कि विवेक की जो विजय है उस पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि ऐसे विषयों पर सहमति प्राप्त कर ली गई। हमने ऐसे सिद्धांत विकसित किए जिन्हें संघ और राज्य दोनों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है। सहमति के सिद्धांत का अनुपालना इतनी सहज नहीं थी। यद्यपि भारत में सहमति से निर्णय लिए जाने की व्यवस्था परंपरागत पंचायतों में जो व्यवस्था है उसमें रही है, लेकिन संविधान सभा में इस पद्धति का प्रयोग कई कारणों से संभव हो पाया। उन्हें हम कुछ बिंदुओं के द्वारा बता सकते हैं कि एक तो सभी संघीय नेताओं का प्रमुख जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीयता की भावना थी और देश को एक मौलिक संविधान प्रदान करना था। राष्ट्रभक्ति का आदर्श जन जन पर नशा चढ़ा हुआ था। ऐसे में ये नशा नेताओं पर आना भी स्वाभाविक था। अतः उदार दृष्टिकोण और विशाल हृदय की भावना का परिचय देते हुए छोटे मोटे संघर्षों को आपसी सहमति से सुलझाने का जो प्रयास किया गया वो संभव हो सका। कुछ नेताओं का करिश्मावादी व्यक्तित्व भी सहमति के सिद्धांत में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उनका चमत्कारिक व्यक्तित्व, करिश्मावादी व्यक्तित्व, जहाँ विवाद बढ़ता हुआ दिखता तो वहाँ पर उसकी जो लोकप्रियता थी उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हस्तक्षेप किया और दोनों जो विरोधी मत थे उनमें सुलह हुई। आवश्यकता पड़ने पर पार्टी का विप भी जारी किया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र
बहुमत प्राप्त या सर्वमान्य पार्टी थी, सबसे विशाल पार्टी थी, तो अपने नेताओं को किसी निर्णय पर ज़्यादा से ज़्यादा सहमति प्राप्त करने के लिए एकजुट रहने का जो निर्णय पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया जाता है, उपस्थित रहने का और मतदान करने का, तो उस पर सहमति के लिए व्हिप का भी प्रयोग समय समय पर किया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में दूसरा सिद्धांत आता है, वह है समायोजन का सिद्धांत, अकोमोडेशन थ्योरी। समायोजन के सिद्धांत से मतलब समझौता नहीं है, बल्कि समायोजन तो एक प्रवृत्ति है, जबकि समझौता तो एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। क्योंकि समायोजन जब प्रवृत्ति है तो वस्तुतः दो अतिवादी दृष्टिकोणों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने की जो प्रवृत्ति है, जो ऊपरी तौर पर तो विरोधाभासी लगती है, पर वास्तविकता में विरोध होता नहीं है। भारतीय संविधान में ये पद्धति अपनाई गई क्योंकि ये एक प्रवृत्ति है जिसमें दो विरोधी प्रवृत्तियां को एक साथ अपनाया गया और एक मौलिक और अनूठा संविधान भारतीय संविधान सभा ने जनता के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इसके संबंध में कुछ समायोजन के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, जैसे भारतीय शासन व्यवस्था के लिए संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था का समायोजन किया गया। यह अनुभव किया गया कि भारत की जो एकता और अखंडता वो अक्षुण्ण रहे, देश को एक इकाई के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करना था, तो वह तभी संभव था जब केंद्र मजबूत हो। इसीलिए संविधान सभा अत्यंत शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थी, क्योंकि शक्तिशाली केंद्र ही देश की एकता और अखंडता को विपरीत परिस्थितियों में बनाए रख सकता है। इसीलिए महत्वपूर्ण विषय रक्षा, तार बेतार संचार और मुद्रा जैसे बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो केंद्र को सौंपे गए हैं संघ सूची में। पर ऐसे कुछ विषय छोड़े गए हैं समवर्ती सूची में, जहाँ पर राज्य अपने विवेक से काम कर सके और केंद्र का सहयोग भी ले सके। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य समान रूप से कानून बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्रमुखता केंद्रीय कानून को दी गई है। राज्य सूची में ऐसे कुछ विषय छोड़े गए हैं जिन पर प्रांतीय स्वायत्तता भी बनी रहे। प्रांत या राज्य अपने आप को केंद्र के अधीन नगरपालिकाएं नहीं समझे, बल्कि अपनी स्वतंत्र हैसियत भी बनाए रख सके और केंद्र के अनुचित दबावों के सामने नहीं झुके, या उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि विशाल केंद्र के सामने उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। यह अपने आप में अनूठा प्रयोग था। शांति काल में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, लेकिन आपातकाल में संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। संविधान में 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352, 356 और 360, जो देश का जो संघीय ढांचा है उसको एकात्मक ढांचे में परिवर्तित करने के लिए है। सामान्य स्थिति में ऐसी कई व्यवस्थाएं की गई है जिनमें संसद कानून बना सके। इसी प्रकार से भारतीय संविधान सभा है, उसके द्वारा केंद्रीकृत और विकेंद्रित व्यवस्था साथ साथ अपनाई गई, यानी दो विरोधाभासी प्रवृत्तियों को एक साथ मिलाया गया है। जैसे हमने संघात्मक और एकात्मक के बारे में देखा कि केंद्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाया गया है, लेकिन शासन में जन जन की भागीदारी को संभव बनाने के लिए पंचायती राज जैसी व्यवस्था है, उसके निर्माण की बात को आर्टिकल 40 में स्वीकार किया गया है। और वर्तमान में जो 72वां और 73वां संविधान 73वां 74वां संविधान संशोधन है, उसके माध्यम से इसे लागू भी कर दिया गया है, हकीकत रूप भी दे दिया गया। इसी प्रकार से समायोजन के सिद्धांत में संप्रभुता और राष्ट्रमंडल की सदस्यता के संबंध में था। राष्ट्रमंडल चूंकि ब्रिटेन के अधीन उपनिवेश रहे हुए देश हैं, उनके देशों का संगठन है जिसका प्रमुख ब्रिटिश सम्राट है।
उसकी सदस्यता कोई संप्रभु राष्ट्र यदि लेता है तो वो एक तरह से संप्रभुता पर का हनन है। सर्वोच्च शिखर पर संप्रभु राज्य होना चाहिए, न कि दूसरे देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वह होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा ने इस दिशा में 1946 में ही काम शुरू कर दिया था कि भारत का स्वरूप गणतंत्रात्मक होगा, जिसका राष्ट्र प्रमुख है वो देश की जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। और इसीलिए स्वतंत्रता के पश्चात 1949 है उसमें देश को राष्ट्रमंडल की सदस्यता है, उसको लोक जो गणतंत्रात्मक स्वरूप है उसमें बाधक नहीं माना गया। यह एक ऐसा अभिनव प्रयोग था जो समायोजन के सिद्धांत का अनूठा उदाहरण विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सहमति और समायोजन के जो सिद्धांत है भारतीय संविधान को एक अनूठा और मौलिक और सुदृढ़ संविधान के रूप में प्रस्तुत करने का एक विचार था, एक प्रवृत्ति थी और सिद्धांतों का समूह था। अतः संविधान निर्माताओं ने देश को सबसे अच्छा संविधान देने का जो प्रयास किया तो उन्होंने विश्व के प्रमुख संविधानों की जो विशिष्टताएं हैं उनका अध्ययन किया और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तोला, काट-छाँट की और विस्तृत अध्ययन कर स्वीकार किया गया। इसीलिए भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की झलक कहीं मिलती है तो दूसरी ओर अमेरिका की जो संघात्मक व्यवस्था है उसके स्वर, उसकी आधारशिला, उसके कुछ लक्षण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संविधान कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति में कुनबा जोड़ा, ऐसी कहावत भारतीय संविधान पर लागू नहीं होती। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान निर्माताओं ने विश्व की जो अच्छे संविधानों की अच्छी विशेषताएं थी उन्हें ही ग्रहण किया है और उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला है, जिनके ये दृष्टांत है सहमति और समायोजन का सिद्धांत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सहमति और समायोजन का सिद्धांत है वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। यह धर्म की तरह है जिसमें सभी एक सहिष्णुता का विस्तृत फलक है जिस पर सभी प्रकार के मत हैं वो फल फूल सकते हैं। तो वैसा ही भारतीय संविधान है जिसमें सभी प्रकार के विचार हैं वह अपना स्थान तर्क सम्मत तरीके से पा सकते हैं। यही है भारतीय संविधान सभा में सहमति और समायोजन का सिद्धांत। धन्यवाद।